तो इसमें आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो है हमारा वो है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस सुनिएगा। रेजोनेंस किसका? तो रेजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट का, सीरीज एलसीआर सर्किट का। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो एलसीआर सर्किट था, इसमें ये हमारे पास एक इंडक्टर, ये एक रजिस्टर, और इसके साथ में हम लोगों ने कनेक्ट किया था एक कैपेसिटर। ये सारी चीजें कनेक्टेड है एक एसी सोर्स से। ठीक है, एसी सोर्स से। और ऐसा है कि ये जो हमारा एसी सोर्स है, इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी इस सोर्स का कैसा है, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरी कर रही है, फ्रीक्वेंसी ही वेरी कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी के वेरी करने की वजह से क्या होगा बताइए, फ्रीक्वेंसी पर क्या डिपेंड करता है? तो इस सर्किट में ये तो एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस वो तो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, लेकिन इस इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो भी तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इम्पिडेंस Z है, तो Z का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC, या नहीं तो XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये इंपिडेंस होता है। और सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, चाहे वो आरएमएस करंट हो या मैक्सिमम करंट हो, जैसे एक बार के लिए मैं मैक्सिमम करंट ही लिखूं तो दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z के बराबर होता है। तो करंट इंपिडेंस पर डिपेंड करता है और इंपिडेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये ठीक है। इसके लिए जो फेजर सुपरपोजिशन हम लोगों ने ड्रॉ किया था, तो वो कुछ ऐसा बता रहे थे कि यदि इस दिशा में हम लोग करंट मान लें तो इधर की तरफ ही हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऊपर, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर नीचे होता है। ठीक है, दो अलग अलग सिचुएशंस हम लोगों ने पहले ही सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर पढ़ लिया है कि यदि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऊपर, सॉरी, यदि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा बड़ा होगा कैपेसिटर के वोल्टेज से, तो इन दोनों चीजों का रिजल्टेंट ऊपर आएगा, रजिस्टर का वोल्टेज इधर होगा तो नेट वोल्टेज इधर कहीं आता है। वैसे सिचुएशन में ये जो सर्किट है, इस सर्किट को इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं, क्योंकि यदि इंडक्टर का वोल्टेज ज्यादा बड़ा हो गया कैपेसिटर के वोल्टेज से, तो नेट वोल्टेज करंट से आगे चला जाता है। ठीक है, इसका उल्टा हुआ कि कैपेसिटर का वोल्टेज इंडक्टर के वोल्टेज से ज्यादा बड़ा हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आया था, रजिस्टर का वोल्टेज इधर है तो नेट वोल्टेज इधर कहीं आया था, तो उस सिचुएशन में करंट हमारा लीडिंग था। अब किसी एक ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचिए, मतलब ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी लेट से ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट हो जाती है कि यदि इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाए तो क्या होगा? इंडक्टर का इंडक्टिव या कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए, मतलब रिएक्टेंसेस बराबर हो जाए, या इसी बात को मैं ऐसा भी बोल सकता था कि यदि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एक दूसरे के बराबर हो जाए, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज आई टाइम्स ऑफ एक्सएल, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज आई टाइम्स ऑफ एक्सी, तो ये एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो ये कब होगा जरा सुनिएगा। तो एक्सएल आप बोलेंगे एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू जैसे ही 1 अपॉन अंडर रूट एल सी के बराबर होगी, ओमेगा की वैल्यू जैसे ही 1 अपॉन अंडर रूट एल सी के बराबर होगी, तो उस सिचुएशन में इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर होंगे, या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एक दूसरे के बराबर होगा। तो बराबर है तो ये देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऊपर है और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर नीचे है, तो ये दोनों एक दूसरे को निपटा देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी फ्रीक्वेंसी को या इसी सिचुएशन को रेजोनेंस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं कि ये वेरिएबल सोर्स की फ्रीक्वेंसी कुछ इस हिसाब से एडजस्ट हो गई कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बराबर हो गया, या इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो गए। ये कब होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी पर होगा? तो इस फ्रीक्वेंसी पर होगा। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आप चाहें तो लीनियर, ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं दिस इज रेजोनेंस
फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? तो दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। समझ गए? तो बराबर होने से हुआ क्या? इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर हुए, या वोल्टेज और कैपेसिटर, सॉरी, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एक दूसरे के बराबर हुआ। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? अब ये जो रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है, तो यही आपका नेट वोल्टेज है, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके हैं, है ना? तो यही हमारा क्या है? नेट वोल्टेज है। यानी नेट वोल्टेज इज ओनली वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। यानी सर्किट कैसा बिहेव करता है? तो सर्किट एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि इस सिचुएशन में, तो मैं एक एक करके लिखता हूं सारी बातें। मैं ऐसे लिखता हूं कि एट रेजोनेंस, यदि रेजोनेंस अटेन हो गया है तो क्या क्या होगा। सबसे पहली बात है कि जो पावर फैक्टर एंगल है, वो पावर फैक्टर एंगल आपका 0 हो जाएगा। पावर फैक्टर एंगल समझ रहे हैं ना? करंट और नेट वोल्टेज के बीच का एंगल। तो ये दोनों वोल्टेजेस एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे से अपोजिट दिशा में हैं, एक दूसरे को निपटा देते हैं, तो करंट और वोल्टेज सेम दिशा में आ जाता है। तो पावर फैक्टर एंगल कितना हो गया? 0, 0। ठीक है। दूसरी बात कि रेजोनेंस पर पावर फैक्टर कितना होगा? तो पावर फैक्टर 1 होगा। पावर फैक्टर 1 होगा तो एवरेज पावर कितना होगा? पावर एवरेज की वैल्यू होगी VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। यानी चौथी बात कि सर्किट एक्ट्स एज या बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है? तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा एक्ट कर रहा है। ठीक है। ये 4 बातें। पांचवी बात इधर लिख रहा हूं, पांचवी बात इधर लिख रहा हूं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा एक्ट कर रहा है, कहने का मतलब है कि जो नेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज है दैट इज जस्ट इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा, तो दैट इज I इंटू आर के बराबर होगा। ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बराबर हैं, तो इसका मतलब यह है कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस भी एक दूसरे के बराबर हैं। इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि जो इंपिडेंस है, वो इंपिडेंस अभी इस समय अपनी मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा होगा। कैसी? मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो मिनिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये एक्सएल, वैसे तो ये एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर होता था, पर ये वाला टर्म तो 0 हो गया। तो इंपिडेंस मिनिमम कितना हो गया? आर के बराबर हो गया, आर के बराबर। ठीक है, आर के बराबर हो गया। अब यदि इंपिडेंस मिनिमम हो चुका है, तो लास्ट पॉइंट इज कि सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है, वो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का है। करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का है। जैसे आई नॉट ही लिखना है, तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? चलिए ये लास्ट वाला पॉइंट मैं इधर लिखता हूं, ये मिनिमम आर के बराबर है। लास्ट वाला पॉइंट मैं इधर लिखता हूं कि सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है, वो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हो चुका है। जैसे एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू V नॉट बाई, वैसे तो Z होता है, लेकिन Z की वैल्यू किसके बराबर है? R के बराबर है। तो सीरीज LCR सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है, वो मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम रेजोनेंस पे होता है। रेजोनेंस पे वैल्यू कितनी है? वैल्यू है करंट I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई R, या IRMS भी मैक्सिमम है इसी सिचुएशन में। मतलब IRMS की मैक्सिमम वैल्यू इज VRMS डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R के बराबर है। ठीक है। तो ये कुछ 5-6 बातें हैं, 6-7-8 बातें हैं जो बेस्ड है रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर। ठीक है। जिसमें प्राइमरी बात तो यही है क्या, कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, वेरिएबल सोर्स की फ्रीक्वेंसी, वो जैसे ही 1/2 अंडर रूट LC के बराबर हुई, तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए? ठीक है। तो दिस इज रेजोनेंस, दिस इज रेजोनेंस। मतलब जैसे रेजोनेंस को आप मान सकते हैं, 2 सिचुएशन सीरीज LCR का आपने पहले पढ़ाई था। तीसरा सिचुएशन यदि दोनों बराबर हो जाए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बराबर हो जाए, तो ये होगा। ठीक है। चलिए आइए
इस पर बेस्ड बनाते हैं हम लोग एक सवाल। तो ये एक एसी सर्किट है, वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 1000t प्लस 5। तो ये 1000 क्या है आपका इस एसी सोर्स का ओमेगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1000 यूनिट जो होगा रेडियन पर सेकंड ही होगा, ठीक है। इंडक्टर का इंडक्टेंस है 100 मिली हेनरी का, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 400 है। पहले आपसे पूछा जा रहा है विच वन लीड्स इन फेज, करंट आगे चल रहा है या वोल्टेज आगे चल रहा है, आसान शब्दों में यही सवाल है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले पार्ट के लिए एक बार के लिए निकालिए XL, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू। XL क्या होता है, तो XL होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा है 1000 और L है 100 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 हेनरी। तो XL है 100 ओम का। XC निकालिए, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा, यानी 1/2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6, ओमेगा इज 10 रेज टू दी पावर 3, तो ये है 500 ओम। XC कितना है, XC इज इक्वल टू 500 ओम। ये वाली बात सही है। तो XC ज्यादा बड़ा है, XC ज्यादा बड़ा है, XC इज ग्रेटर देन XL। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ज्यादा बड़ा होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर से, ठीक है। तो जो फेजर सुपरपोजिशन आप ड्रॉ करते हैं उसमें बोलते हैं यदि करंट इस दिशा में है तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इस दिशा में है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इस दिशा में है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इधर है। तो VC ज्यादा बड़ा है VL से, तो VC और VL का रिजल्टेंट किधर आएगा, तो VC और VL का रिजल्टेंट इधर आएगा, ये है VC माइनस VL, ये VC माइनस VL है। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कहाँ है, यहां। तो रिजल्टेंट या नेट वोल्टेज जो कि हमारे सोर्स का वोल्टेज है, वो सोर्स का वोल्टेज कहाँ आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया। सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, तो करंट तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की ही दिशा में होता है, तो करंट और नेट वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 5। तो कौन लीडिंग हो गया, लीडिंग हो गया करंट और लैगिंग कौन हो गया, वोल्टेज। तो पहले पार्ट का आंसर है कि करंट लीड्स वोल्टेज, करंट आगे चल रहा है वोल्टेज पीछे चल रहा है। कितने फेज एंगल से, tan फाई क्या है बताइए, तो tan फाई हो जाएगा हमारे पास VC माइनस VL बाई VR, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं XC माइनस XL बाई R, राइट। XC माइनस XL, XC माइनस XL, XC माइनस XL, XC है हमारे पास 500 माइनस 100, भाई ये भी 400 है, ओके। तो tan फाई आ गया 1, तो फाई आ गया आपका कितना, 45 डिग्री, ठीक है। चलिए दूसरे पार्ट का आया आंसर। हाँ, दूसरे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर C1 टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर C in order to make the power factor of the circuit unity। पावर फैक्टर बोले तो cos फाई, यूनिटी मतलब 1, तो पावर फैक्टर 1 बनाना है, पावर फैक्टर 1 बनाना है, मतलब पावर फैक्टर एंगल कितना करना है, 0। पावर फैक्टर यूनिटी कहां होता है, रेजोनेंस पे होता है सीरीज LCR सर्किट में, है ना। तो सवाल में आपसे पूछा यह जा रहा है कि इसमें एक काम करो, एक कैपेसिटर और ऐसा जोड़ दो, लीजिए एक कैपेसिटर ऐसा C1 और जोड़ दिया, ताकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नेटवर्क का बदल जाए। इक्विवेलेंट कैपेसिटर नेटवर्क का जैसे बदलेगा तो इस सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी। भाई C चेंज होगा तो जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है 1/√LC वो चेंज होगा, और वो चेंज होके कितना होना चाहिए, तो वो चेंज होकर के 1000 के बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं, फिर से मेरी बात सुनिए, फिर से मेरी बात सुनिए। ये बोल रहे हैं कि और कोई चेंज नहीं करना है, मतलब कि ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा कितना, तो रेजोनेंस का जो ओमेगा है वो 1/√LC होता है, ये फॉर्मूला होता है। मतलब ये वाली बात तो समझ आ गई है ना कि पावर फैक्टर यूनिटी बनाने का मतलब ये है कि सर्किट को रेजोनेंस बनाओ, मतलब सर्किट को रेजोनेंस कंडीशन में लेकर आओ। तो रेजोनेटिंग कंडीशन में लेकर आने के लिए
कैपेसिटर आप एक और पैरेलल में लगा सकते हैं ताकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज हो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज होगा तो सर्किट का ये नेचुरल ओमेगा चेंज होगा और ये ओमेगा चेंज होकर के 1000 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना ही कैपेसिटर हमें लगाना है। तो अब एक बार के लिए मैं क्या करता हूं कि C को मैं C इक्विवेलेंट लिख देता हूं, क्योंकि दो दो कैपेसिटर आपने लगा दिया ना। एक तो ये 2 माइक्रोफैरेड पहले से लगा हुआ था ही, आपने इसके साथ C1 और लगा दिया, आपने इसके साथ क्या किया, C1 और लगा दिया, तो C जो है वो मैं C इक्विवेलेंट के बराबर लिख देता हूं। ठीक है, चलिए ओमेगा कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू 1000, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L। L कितना है 100 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 इंटू C इक्विवेलेंट कितना आया 8। हाँ ठीक, तो चलिए स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तो 10 रेज टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर -1, 10 रेज टू दी पावर -1 इंटू C इक्विवेलेंट। तो यहां से हमारे पास C इक्विवेलेंट 1 अपॉन 10 रेज टू दी पावर -5 आ रहा है क्या, सॉरी 1 अपॉन 10 रेज टू दी पावर +5 आ रहा है क्या, ये ऊपर आएगा तो 10 रेज टू दी पावर -5 है ना। तो इसमें एक काम करते हैं, 10 रेज टू दी पावर -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड कर देते हैं। ये नीचे से ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 रेज टू दी पावर -5 -1 10 रेज टू दी पावर -6, यानी ये 10 माइक्रोफैरड हो गया। C इक्विवेलेंट कितना हो गया 10 माइक्रोफैरड हो गया। तो ये जो C इक्विवेलेंट है, दिस C इक्विवेलेंट इज दिस प्लस दिस, यानी C1 प्लस 2 माइक्रोफैरड। तो C1 कितना आ गया 10 - 2 8 माइक्रोफैरड। तो 8 माइक्रोफैरड आपको और पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़कर 10 माइक्रोफैरड हो जाए, सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदले और नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ 1000 के बराबर हो जाए। चलिए आइए देखिए अगला सवाल हमारे पास है कि एक एसी सर्किट है जिसमें लगा हुआ है एक 40 ओम का रजिस्टर। ये लीजिए, ये एक 40 ओम का रजिस्टर है, 2 हेनरी का एक इंडक्टर है, तो इसके साथ ये 2 हेनरी एक इंडक्टर और एक 18 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 18 माइक्रोफैरड कैपेसिटर ये कनेक्टेड है किसके क्रॉस, 200 वोल्ट मेंस के क्रॉस। ठीक है, फाइन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट सॉरी सोर्स दैट विल डिराइव द सर्किट टू द रेजोनेंस। तो पहले पार्ट का आंसर ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L इंटू C होता है, यही होता है ना। ठीक है, इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट L, L कितना है आपके पास 2 और C कितना है 18 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6। ये -6 बाहर आएगा तो -3 हो जाएगा, और 18 इंटू 2 36 बाहर आया तो कितना हो गया 6। तो दिस इज इक्वल टू 1000/6 यानी कि 500/3। ठीक है, 500/3 रेडियन पर सेकेंड, यही होगा। ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। यदि आपको f चाहिए था तो आप ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π कर दीजिए, यानी ओमेगा है हमारे पास 500/3/2π और हो जाएगा, तो दिस इज 250, दिस इज 250/3π हर्ट्ज लिख सकते हैं। ये नॉर्मल या लीनियर फ्रीक्वेंसी बोल लीजिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो इतना है। ठीक है, ड्रॉ फेजर, पावर फैक्टर एंगल एंड पावर फैक्टर। तो चलिए ये सारे काम, अब इसके आगे के सारे काम इस फ्रीक्वेंसी के लिए करना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए करना है। ठीक है ना, यानी रेजोनेंस वाले कंडीशन पे करना है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है फेजर आप ड्रॉ करेंगे तो आप बोलेंगे ये रहा हमारे पास क्या, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। जिधर रजिस्टर का वोल्टेज होता है उसी दिशा में करंट होता है,
और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो कि ऊपर है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो कि नीचे है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो रेजोनेंस वाले सिचुएशन में क्या है कि रेजोनेंस वाले सिचुएशन में ये करंट और ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दोनों एक दूसरे के बराबर, सॉरी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पावर फैक्टर एंगल वो 0 है और पावर फैक्टर यानी कि कॉस ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। चलिए तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपको पता है कि इम्पीडेंस यानी कि Z इस सिचुएशन में क्या होगा। तो Z वैसे तो होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, लेकिन हमें पता है कि रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के बराबर हैं। आप चाहें तो इस फ्रीक्वेंसी से 500/3 से एक्सएल और एक्सी निकाल कर देख लीजिए, दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे। एक्सएल और एक्सी बराबर है तो ये जो Z है इम्पिडेंस दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, यानी R के बराबर है और R की वैल्यू कितनी है, R इज इक्वल टू 40 ओम है। तो सर्किट का इम्पिडेंस कितना हो गया, 40 ओम हो गया। यदि इम्पिडेंस 40 ओम है तो फिर मैक्सिमम और आरएमएस करंट कितना होगा। तो मैक्सिमम करंट यानी करंट एम्पलीट्यूड, मतलब इस सिचुएशन में जो करंट एम्पलीट्यूड है वो सबसे बड़ा है, और करंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर के बराबर होगा। तो वोल्टेज एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 200√2 डिवाइडेड बाय 40 होगा ना, यानी करंट एम्पलीट्यूड इज 5√2 एम्पियर। यदि करंट एम्पलीट्यूड ये है तो करंट की आरएमएस वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू इज जस्ट इक्वल टू 5 एम्पियर होगा। चलिए इंपेडेंस हो गया, मैक्सिमम आरएमएस करंट हो गया। चौथे पार्ट में क्या है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। तो फोर्थ पार्ट के लिए करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी ही होगा, क्योंकि रेजोनेंस वाले सिचुएशन में पावर फैक्टर एंगल 0 होता है तो करंट और वोल्टेज बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते हैं, सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में। आई नॉट कितना है, तो आई नॉट है हमारे पास 5√2 इंटू साइन ऑफ, हाँ ओमेगा कितना था हमारे पास, ओमेगा था 500/3 इंटू टी। ठीक है, 5√2 इंटू साइन ऑफ 500/3 इंटू टी। ठीक है, ये करंट, ये करंट। वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप एक बार के लिए लिखते हैं, तीन एलिमेंट है तो पहले चलिए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर लिखते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज मैक्सिमम करंट दैट इज 5√2 इंटू इसका रेजिस्टेंस विच इज 40 इंटू साइन ऑफ 500/3 इंटू टी के बराबर होगा, क्योंकि जो रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है और जो करंट है वो दोनों सेम फेज में, दोनों सेम फेज में। ठीक है, चलिए अगला वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम करंट दैट इज 5√2 इंटू एक्सएल, एक्सएल इज ओमेगा एल, ओमेगा है 500/3 और एल कितना है, एल है 2। ठीक है, अब ये बताइए कि इंडक्टर का वोल्टेज जो रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज था, या यही हमारा रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ही हमारा नेट वोल्टेज था, तो इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज उससे आगे चल रहा है कि पीछे चल रहा है, आंसर इज आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है, 90 डिग्री फेज एंगल आगे चल रहा है। तो जो करंट का फेज है या जो रजिस्टर का फेज था उससे 90 डिग्री आगे चल रहा है कौन, इंडक्टर के अक्रॉस का फेज। तो दिस इज साइन ऑफ 500t/3 प्लस π/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 502 1000 इंटू 5000/3 इंटू √2 इंटू साइन ऑफ 500t/3 प्लस π/2। ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। यदि ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है तो लास्ट इज
कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज, पहले फेज एंगल के बारे में बात कर लें, वो करंट से 90 डिग्री फेज एंगल पीछे है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, तो वो मैक्सिमम करंट 5√3 इंटू एक्सी, एक्सी इज 1/c ओमेगा होता है, तो 1/c था 18 इंटू 10⁻⁶, ओमेगा है 500/3 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी 500/3 इंटू टी -π/2, -π/2। ठीक है, कितना हो गया ये 2 0 से ये 4, ये 3 से 6, ये 5 से 5 गया, तो √3/6 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन ऑफ 500t/3 -π/2 वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये √2 था, मैक्सिमम करंट जो है वो तो 5√2 था ना, मैंने गलती से √3 लिख दिया था, तो ये 5√2 होगा। ठीक है, ये तो वही हो जाएगा, मतलब आप चाहें तो इसको ऐसा लिख लीजिए कि दिस इज इक्वल टू 5000 √2/3 इंटू साइन ऑफ 500t/3 -π/2, ये होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, ओके। तो चूंकि इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो करंट या रजिस्टर के वोल्टेज से 90 डिग्री ऊपर चल रहा है, आगे चल रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे +π/2 किया है, वेरएस कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो उससे 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो मैंने -π/2 किया है। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? बढ़ते हैं आगे, और अगला टॉपिक है हमारे पास क्वालिटी फैक्टर, या इसी को क्यू फैक्टर भी कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। जहां तक जेई एडवांस के सिलेबस के बारे में बात करें तो एडवांस में ये वाला टॉपिक मेंशन नहीं है, सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीके से मान सकते हैं जेई मेन या नीट का ही टॉपिक है, पर ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस में आ नहीं सकता है, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है, ऐसे सर्किट के हिसाब से देखें तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं तो पूरा डिटेल में ही करा रहा हूं। ठीक है, वैसे एक बार के लिए एंड रिजल्ट जेई मेन या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, सुनिएगा। तो ये जो हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट था, मैं एक बार फिर से एक नॉर्मल सा सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं। नॉर्मल से मेरे कहने का मतलब है सीरीज एलसीआर सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं। ये एसी सोर्स है, ये इंडक्टर है, ये ये कैपेसिटर है, और ये हो गया हमारा रजिस्टर। ये ठीक है। तो यहां पे जो इंपिडेंस का जनरल एक्सप्रेशन था हमारे पास, वो इंपिडेंस था क्या, तो इंपिडेंस इज √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर था, है ना? ऑलराइट, इस XL और XC की ये जो वैल्यू है ये ऑब्वियसली सोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि मैं एक बार के लिए आपसे बोलूं कि आप एक ग्राफ प्लॉट कीजिए, किसका, इंपिडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ या ओमेगा के साथ, जिसके साथ आपका मन करे, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्रीक्वेंसी ले लें या ओमेगा ले लें, एक ही चीज है, वेरिएशन एक ही जैसा आएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा जरा कि यदि आपका ओमेगा 0 होगा, यदि आपका ओमेगा 0 होगा तो ये एक्सएल तो 0 हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, और ये एक्सी क्या हो जाएगा, एक्सी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, तो ओमेगा 0 है तो 1/c ओमेगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस ये समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का अंडर रूट भी कितना, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो z की वैल्यू है दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है। ऑलराइट, और यदि ओमेगा ही टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी हुआ तो उस समय जरा z की वैल्यू बताइएगा। तो नहीं 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 नहीं, ये एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल इनफाइनाइट हो जाएगा, एक्सी 0 हो जाएगा, लेकिन एक्सएल तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज इन्फिनिटी, अंडर रूट इज इन्फिनिटी, तो फिर से z इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। यानी हमें रफली ये आइडिया लग रहा है कि ये जो हमारा इंपिडेंस है
वो इम्पिडेंस ये फ्रीक्वेंसी या ओमेगा जब आपका 0 था तो उस समय इनफाइनाइट था, और ये जब इनफाइनाइट हुआ तब भी इनफाइनाइट हो गया। तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी की एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिस वैल्यू पर आपका ये इम्पिडेंस मिनिमम होता है, और उस वैल्यू का हल्का फुल्का आइडिया हम लोगों को है ही सही कि जैसे ही ओमेगा की वैल्यू 1/√LC के बराबर होती है तो उस समय आपका इम्पिडेंस जो है वो मिनिमम होता है, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी इम्पिडेंस को ओमेगा के साथ आप कुछ ऐसा प्लॉट कर सकते हैं, ऐसा कि ये है हमारे पास ओमेगा 1/√LC जिस पर कि हमारा ये इम्पिडेंस मिनिमम है, और इस मिनिमम इम्पिडेंस की वैल्यू किसके बराबर है, तो रेजिस्टेंस R के बराबर है। समझ गए ना? ठीक है, यही हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो इसको एक बार के लिए मैं ओमेगा नॉट से डिनोट कर देता हूं, इसको एक बार के लिए ओमेगा नॉट से डिनोट कर देते हैं। इससे छोटी किसी वैल्यू के लिए, इससे छोटी किसी वैल्यू के लिए, मतलब ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट से यदि छोटा है, मतलब 1/√LC से यदि ओमेगा नॉट आपका छोटा है तो क्या होगा बताइए? इंपेडेंस की वैल्यू मिनिमम नहीं होगी, मिनिमम से ज्यादा बड़ी होगी। और इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में आपका इस पूरे रीजन में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो ज्यादा बड़ा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस से। ठीक है, और इसके आगे किसी वैल्यू के लिए जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सेल, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, है ना? क्योंकि भाई ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सेल बढ़ेगा, एक्सेल इज ओमेगा एल। तो इससे बड़े किसी वैल्यू के लिए एक्सेल बड़ा है, इससे छोटे किसी वैल्यू के लिए एक्सी बड़ा है। इसके आगे ये जो सर्किट है तो इसे आप इंडक्टिव सर्किट कहते हैं, दिस इज इंडक्टिव सर्किट, और इसे आप कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। और इस सिचुएशन पे तो सर्किट आपका प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है जब ओमेगा की वैल्यू 1/√LC के बराबर होती है। सिंपल, ठीक है। चलिए, अब आपने यदि ये इंपेडेंस का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है तो करंट I क्या होता है? करंट I इज इक्वल टू V/Z होता है। तो नेक्स्ट इज, अगला ग्राफ मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, और ये जो ग्राफ है इसके लिए y एक्सिस के लॉन्ग करंट और x एक्सिस के लॉन्ग फ्रीक्वेंसी या ओमेगा ले लिया है। बताइए ये ग्राफ कैसा होगा? तो इस ग्राफ का भी हमें हल्का फुल्का आइडिया है ही सही कि जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी 1/√LC के बराबर हुई, यानी ओमेगा नॉट के बराबर हुआ, यानी रेजोनेंस आया, तो रेजोनेंस पर ही सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो मैक्सिमम हो गया था, है ना? क्योंकि उस सिचुएशन में इंपेडेंस मिनिमम था, उस सिचुएशन में इंपेडेंस मिनिमम था। तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। मतलब ये हमारे पास वो वैल्यू है, ये हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू, मतलब यहां पे जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R के बराबर है। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, चलिए, तो ये करंट और इंपेडेंस का वेरिएशन हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी या ओमेगा के साथ ड्रॉ किया है। मैं एक और वेरिएशन ड्रॉ करना चाहता हूं, एक और वेरिएशन ड्रॉ करना चाहता हूं, वो ये है कि यदि मैं पावर एवरेज लिखूं, पावर एवरेज, तो वैसे तो पावर एवरेज का एक्सप्रेशन होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। लेकिन हमें पता है कि जो रेजोनेंस वाली सिचुएशन है, तो रेजोनेंस वाले सिचुएशन में फाई हो जाता है आपका 0, और वहां पर जो एवरेज पावर है वो VRMS इंटू IRMS के बराबर होता है, या IRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R भी आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो IRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R, यानी कि यदि आप एक बार के लिए ड्रॉ करना चाहें y एक्सिस के अलोंग पावर और x एक्सिस के अलोंग फ्रीक्वेंसी या ओमेगा,
तो इसका वेरिएशन आपको कैसा नजर आने वाला है? तो इसका वेरिएशन ये इसी के नीचे ड्रॉ कर लीजिएगा, ये जो ग्राफ है ये इसी के जस्ट नीचे ड्रॉ कर लीजिएगा कि जैसे ही ये 1/√LC के बराबर हुआ, तो जो पावर का मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो पावर का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका पीक इसके और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि वो तो IRMS का स्क्वायर है, तो क्या है IRMS का स्क्वायर है। तो ये पावर का जो पीक है वो पीक ऐसा ऐसा हो, ठीक है, ये होगा हमारे पास पावर का पीक। ठीक है, ये जो एवरेज वैल्यू है, या इसको मैं एक बार के लिए पी नॉट लिख देता हूं, दिस इज मैक्सिमम पावर विच इज VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R, ये मैक्सिमम पावर है। क्या? हाँ, 0 से थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा, मैंने वहीं से ड्रॉ कर दिया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बताइए इतनी बात सही है? ये तीनों ग्राफ समझ में आ गए क्या? ये तीनों ग्राफ समझ में आ गए ना? ठीक है, तो पावर की ये मैक्सिमम वैल्यू हमें समझ में आ गई है कि जो मैक्सिमम पावर है दैट इज, अरे ये VRMS का स्क्वायर लिखना था, ये जो पावर एवरेज था वो क्या था? ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए ना आपको? ठीक है, मैं पावर वाली बात एक बार फिर से करता हूं, सुनिएगा। मैं पावर वाली, क्योंकि ये जो पूरी बात है वो पावर पर ही बेस्ड है, तो ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट पावर के बारे में। तो पावर की जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज पावर, दैट इज VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई होता है। लेकिन हमें पता है कि फाई कितना है रेजोनेंस पर, तो रेजोनेंस पर ये जो फाई है वो 0 है। तो जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर को एक बार के लिए मैं पी नॉट लिख देता हूं रेजोनेंस पे, क्योंकि रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम है तो एवरेज पावर भी मैक्सिमम है। ठीक है, और वो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? तो मैक्सिमम पावर को पी नॉट लिख देते हैं, दैट इज VRMS इंटू IRMS, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इसको IRMS का स्क्वायर इंटू R लिख लीजिए, या VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R लिख लीजिए। ठीक है, तो एक ग्राफ हम लोग और ड्रॉ कर रहे हैं, वो ये है कि यहां पर y एक्सिस के अलोंग है हमारे पास पावर, और x एक्सिस के अलोंग फ्रीक्वेंसी या ओमेगा है। तो पावर का जो ग्राफ है ऐसा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज 1/√L इंटू सी है, और इसी फ्रीक्वेंसी पर जो हमारे पास पावर है इसका नाम हम लोगों ने पी नॉट रखा है। ठीक है, यहां तक वाली बात सही है? ठीक, अब सुनिएगा, क्वालिटी फैक्टर हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। मेन डेफिनेशन पर आने के पहले मैं कुछ एक दो पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूं कि यदि यहां पर पावर आपका पी नॉट है, तो आप इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी लगाएं या इस फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी लगाएं, तो सर्किट में इंपेडेंस बढ़ता है, करंट घटता है, हेंस पावर भी घटेगा, हेंस पावर भी घटेगा। तो कोई ना कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी जिस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो पावर होगा वो मैक्सिमम पावर का आधा हो जाएगा। ठीक है, सर्किट में कोई ना कोई, इस सर्किट के लिए कोई ना कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी, एक्चुअली एक नहीं बल्कि दो फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करेगी, जिसमें से पहली फ्रीक्वेंसी का नाम एक बार के लिए ω1 रख देता हूं, और दूसरी फ्रीक्वेंसी का नाम एक बार के लिए ω2 रख देता हूं। ये ω1 या ω2 क्या है? ये फ्रीक्वेंसी की ऐसी वैल्यूज है जिसके करस्पॉन्डिंग जो बनने वाला पावर है वो पावर मैक्स का आधा है, पावर मैक्स का आधा है। तो इस फ्रीक्वेंसीज को हम लोग हाफ पावर पॉइंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दिस इज हाफ पावर पॉइंट। ठीक है, तो एक बार के लिए ये देखिए कि जब पावर आपका पी नॉट था
तो उस समय इस पी नॉट पावर के करस्पॉन्डिंग जो आरएमएस करंट था ना, आरएमएस करंट, एक बार के लिए उस आरएमएस करंट को आई नॉट लिख दीजिए। आरएमएस करंट को कितना लिख दीजिए? आई नॉट। तो बताइए पी नॉट बाई 2 पावर के करस्पॉन्डिंग आरएमएस करंट कितना फ्लो हो रहा होगा सर्किट में? आई नॉट बाई 2 नहीं, इस पी नॉट बाई 2 पावर के करस्पॉन्डिंग सर्किट में फ्लो होने वाला आरएमएस करंट आई नॉट बाई √2 के बराबर रहा होगा। क्योंकि भाई पावर का फॉर्मूला देखिए, सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर। तो जिस समय पावर पी नॉट उस समय आरएमएस करंट आई नॉट। तो पावर पी नॉट बाई 2 के लिए करंट कितना होना चाहिए? आरएमएस करंट आई नॉट बाई √2 होना चाहिए, है ना? ये वाली बात समझ आ रही? तो पी नॉट बाई 2 पावर के लिए जो हमारे पास आरएमएस करंट है वो आरएमएस करंट आई नॉट बाई √2 होना चाहिए। आरएमएस करंट होता क्या है? तो आरएमएस करंट इज इक्वल टू वोल्टेज आरएमएस डिवाइडेड बाई इंपिडेंस। इंपिडेंस। तो इस सिचुएशन में जो इंपिडेंस है वो इंपिडेंस कितना है? आर के बराबर, ठीक है? इस सिचुएशन में तो इंपिडेंस आर के बराबर है। तो इस सिचुएशन में इंपिडेंस कितना होना चाहिए? इस सिचुएशन में इंपिडेंस √2R के बराबर होना चाहिए, कि भाई करंट 1/√2 हो गया है। तो इस सिचुएशन में जो आपका इंपिडेंस है वो इंपिडेंस √2R के बराबर होना चाहिए। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है ना? सिंपल है, लॉजिकल। भाई पावर इज इक्वल टू आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर है, तो आई तो आई नॉट बाई √2 हो गया। और आई होता क्या है? आई होता है V बाई Z। तो यहां पे Z यदि R है, यहां पे करंट आई नॉट बाई √2 है, तो यहां इंपिडेंस √2 टाइम्स R होना चाहिए। ओके, सिंपल। चलिए, तो ये जो इंपिडेंस है विच इज √2 टाइम्स ऑफ R, यानी इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या है? तो इंपिडेंस Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दिस इज इक्वल टू √2R। सुनिएगा, दिस इज इक्वल टू √2R, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि XL माइनस XC जो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ रही है, एक ω1 है और दूसरा ω2 है। तो एक बार के लिए मैं इंटरेस्टेड हूं इन्हीं ω1 और ω2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, कि ω1 और ω2 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो कैसे आएगा? तो इंपेडेंस समझ में आ गया, √2R के बराबर है। यानी कि पहले सिचुएशन में एक बार के लिए XL माइनस XC आपका R के बराबर होना चाहिए, और दूसरे सिचुएशन में XL माइनस XC आपका माइनस R के बराबर होना चाहिए। क्योंकि ये R हो या माइनस R हो, इन दोनों ही सिचुएशन में इसका स्क्वायर R हो जाएगा, यानी R² हो जाएगा। तो R² प्लस R² √2R हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो चलिए आइए कैलकुलेशन करते हैं। XL इज इक्वल टू क्या हो गया? XL इज इक्वल टू ω_L 1/C⍵, दिस इज इक्वल टू R। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? ω² L इंटू C माइनस 1 इज R इंटू C इंटू ω। ठीक है, तो दिस इज ω² LC माइनस R इंटू C इंटू ω माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ω² के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन गया। यहां पे ω की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहां से ω आ रहा है -b, ये ω के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, यानी कि RC प्लस माइनस b प्लस माइनस ये b² यानी कि C² R² माइनस माइनस प्लस 4 LC डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ LC। ये आ गया हमारे पास ω1 और ω2। तो इसको एक बार के लिए मैं लिख लेता हूं क्या? XC माइनस XL दैट इज इक्वल टू R। ठीक है ना? दोनों में बड़ी वैल्यू किसकी होगी बताइए?
अभी बताता हूं, एक बार के लिए वैल्यूज निकाल लेते हैं पहले। ये क्या हो गया हमारे पास, इसको हम लोगों ने लिख लिया एक्स सी माइनस एक्सएल इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये एक्स सी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्सएल दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी इज आर इंटू सी ओमेगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस आर इंटू सी ओमेगा -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से लीजिए, यहां से हमारे पास जो ओमेगा 2 की वैल्यू आ रही है वो कितना है, क्या, हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ आर सी प्लस सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 LC डिवाइडेड बाई 2 LC, यही होगा ना। क्या, हाँ, इसमें यदि मैं दोनों वैल्यूज कंसीडर कर लूं प्लस माइनस, ठीक है। चलिए एक बार लिखने के लिए तो मैंने प्लस और माइनस दोनों लिख दिया है। अब आप खुद बताइए कि क्या यहां माइनस लेना जस्टिफाइड है, ये तो आर सी है और यहां पे आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ऑफ समथिंग है, तो रूट वाली वैल्यू ही आपकी बड़ी है, रूट वाली वैल्यू ही बड़ी है। तो यदि आप माइनस यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, यदि यहां आप माइनस कंसीडर कर लेते हैं तो ये ओमेगा आपका नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी हमें क्या करना होगा, तो नेगेटिव वाला इग्नोर करना होगा, ठीक है। अब एक बार के लिए बताइएगा, ओमेगा 1 बड़ा है या ओमेगा 2 बड़ा है, ओमेगा 1 बड़ा है, ठीक है। एक्चुअली ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, तो मैं इसको एक बार के लिए ग्राफ में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको एक बार के लिए ओमेगा 1 लिख देता हूं और इसको ओमेगा 2 लिख देता हूं, क्योंकि एक्चुअली ये वाली जो मेरी कैलकुलेशन है ना, ये वाली कैलकुलेशन दिस इज एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल है, ठीक है। एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल कहां पर होता है, तो एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल यहां पर होता है, और यहां पर आपका एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होता है, ठीक है। तो ग्राफ में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, इधर ओमेगा 1 कर लीजिएगा, इधर ओमेगा 2 कर लीजिएगा, ओके, कूल। अब इन दो ओमेगास के बीच का ये जो डिफरेंस है, यानी इतनी बात सही है, तो जो हमारे पास LCR सर्किट होता है उसमें डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट हम लोग ये बैंडविड्थ बड़ा या छोटा रखते हैं। यदि ये बैंडविड्थ आपको समझ में आ रहा है तो आप खुद ब खुद लॉजिकली सोच सकते हैं, यदि आपको एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें बैंडविड्थ बड़ा चाहिए, मतलब चौड़ा चाहिए, चौड़ा बैंडविड्थ चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटा रखेंगे सर्किट में, मतलब जो पीक है वो पीक जितना नीचे होगा तो ये सर्किट इतनी, बैंडविड्थ इतना चौड़ा होगा। और यदि बैंडविड्थ हमें छोटा चाहिए, बैंडविड्थ कम चाहिए, तो हमें इस कर्व को थोड़ा शार्प करना पड़ेगा। शार्प करने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को, शार्प करने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा यदि हम लोग कम कर दें तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो कर्व थोड़ा सा शार्प हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज उस पर आते हैं, पहले एक बार के लिए क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन सुन लीजिएगा, क्यू फैक्टर की डेफिनेशन सुन लीजिएगा। तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है, क्यू फैक्टर जो हम लोग डिफाइन करेंगे इस सर्किट का, जो क्यू फैक्टर है, ये क्यू फैक्टर डिफाइन किया जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ रेजोनेंस टू द बैंड विड्थ, ठीक है। ये क्यू फैक्टर का डेफिनेशन है, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। यस, तो ये देखिए जरा सॉल्व करके कितना आ रहा है, तो रेजोनेंस का ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC है, और डेल्टा ओमेगा हम लोगों ने निकाला है, ये कितना है, R/L है, ठीक है। तो दिस इज 1/R√L/C है, दिस इज क्यू फैक्टर, दिस इज क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो मैं इसी बात को, ठीक है, चलिए ये एंड रिजल्ट याद रखिएगा, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1/R√L/C है। तो इसी बात को, ये जो एंड रिजल्ट है ना, मैं इसी चीज को एक दूसरे स्टाइल से और बोल सकता था कि जो क्वालिटी फैक्टर है इसी को एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डेफिनेशन तो क्या,
बस इसी एंड रिजल्ट के बेसिस पर क्यू फैक्टर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर्किट का जो क्यू फैक्टर है वो वोल्टेज अक्रॉस एल या वोल्टेज अक्रॉस सी एट रेजोनेंस टू द नेट वोल्टेज एट रेजोनेंस होता है। ठीक है, ऐसे भी क्यू फैक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस एल या वोल्टेज अक्रॉस सी रेजोनेंस पर बराबर है, वो कितना होता है? तो दिस इज आई टाइम्स ऑफ एक्सएल लिखना है एक्सएल लिख लीजिए, एक्सी लिखना है एक्सी लिख लीजिए। और नेट वोल्टेज रेजोनेंस पर किसके बराबर होता है? तो आई टाइम्स ऑफ आर के बराबर होता है। एक्सएल क्या है? तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल है। और ओमेगा किसके बराबर है? तो ओमेगा इज 1/√LC इंटू ये L बाई आर। तो फिर से कितना आ गया? 1/R√L/C के बराबर है। ये लीजिए, ये क्वालिटी फैक्टर फिर से हमारे पास कितना आ गया? इतना ही आ गया। समझ गए? ठीक है, ओके हाँ। तो ये जो बैंडविड्थ वाली बात मैं कर रहा था, मैं थोड़ा सा उस पर आता हूं। ये क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, और इस क्यू फैक्टर के एक्सप्रेशन को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि सर्किट का रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा तो सर्किट के लिए क्यू फैक्टर की वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी होगी, सर्किट का क्वालिटी फैक्टर उतना बड़ा होगा। यानी कि ये जो रेजोनेंस का ग्राफ है ये उतना ज्यादा शार्प होगा, तीखा होगा। मेरे कहने का मतलब है, एक बार के लिए मान लीजिए कि ये हाफ पावर पॉइंट्स वाले हमारे पास पॉइंट है, दिस इज ω1 एंड दिस इज ω2। ठीक है, तो इसके लिए बैंडविड्थ कितना है? ये है इसके लिए बैंडविड्थ। ठीक, और इस सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस एक बार के लिए मान लेते हैं R1, R1। ठीक है, तो इसके लिए जो पावर होगा ये मैक्सिमम पावर वो P0 हो जाएगा, एंड दिस P0 इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर बाई आर, या नहीं तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कितना, कि जो हमारे पास IRMS था वो I0 मान लेते हैं, I0 का स्क्वायर इंटू आर, इतना। अब यदि आप सर्किट का रेजिस्टेंस कम करते हैं, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है या जो RMS करंट की वैल्यू है वो ऊपर जाएगी। तो उस सिचुएशन में ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। तो इसके लिए जो हाफ पावर पॉइंट्स वाले जो पॉइंट होंगे वो इसके लिए, मतलब इसके लिए जो बैंडविड्थ होगा ये बैंडविड्थ छोटा हो जाएगा। मैं इस ग्राफ को फिर से ड्रॉ करता हूं। ये वाली बात समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसको देखिएगा फिर से। मैक्सिमम पावर हम लोग कह रहे हैं कि इसके लिए कितना है? P0 है। RMS करंट एक बार के लिए आप I0 मान लीजिए। ठीक है, RMS करंट कितना मान लीजिए? I0। तो जो मैक्सिमम पावर है वो ये I0 स्क्वायर इंटू आर होगा। अब मैं ये कह रहा था कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस है R1, कोई दूसरी सर्किट लेते हैं या इसी सर्किट में हम लोग R1 की वैल्यू को थोड़ा और कम करते हैं, R1 की वैल्यू को थोड़ा और कम करते हैं। तो R1 की वैल्यू कम करने से क्या होगा? ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा जिसमें मैक्सिमम पावर पॉइंट यहां कहीं है ये, और जो हाफ पावर पॉइंट है वो कहीं यहां पर आ रहा है, ये हाफ पावर पॉइंट इसका। तो हाफ पावर पॉइंट यहां आ रहा है, तो इसके लिए बैंडविड्थ ये है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे वाले का बैंडविड्थ बड़ा है और ऊपर वाले का बैंडविड्थ छोटा है। तो ये जो ग्राफ है दिस इज ये किसी दूसरे रेजिस्टेंस R2 के लिए है, और हम लोग ये कहेंगे कि इस ग्राफ के लिए जो क्यू फैक्टर है वो ज्यादा हायर है, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है ये शार्प है। इसके लिए बैंडविड्थ छोटी है, इसके लिए बैंडविड्थ बड़ी है, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस छोटा उसके लिए बैंडविड्थ छोटा। इसमें R1 और R2 में क्या है? तो ये R1 हमारा ज्यादा बड़ा है, R2 छोटा है। समझ गए? चलिए, तो इसके आगे बढ़ते हैं और ये एक सवाल करते हैं कि किसी एसी सोर्स के लिए जिसकी वैल्यू 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे
LCR सीरीज सर्किट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है। आरएमएस करंट आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो आरएमएस करंट के लिए आप क्या करेंगे? आरएमएस करंट के लिए आप पहले तो एक्सएल निकाल लीजिए। एक्सएल इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू एल, और एल कितना है? एल है 2/5 पाई, तो ये तो पाई से पाई गया, 5 से 10 गया, ये तो 40 ओम आ गया। एक्सी कितना आ रहा है? एक्सी है 1/c ओमेगा, 1/c ओमेगा, सी है 100/पाई, ओमेगा है 2 पाई, एफ इज 50। ठीक है, ये माइक्रो था तो 10⁻⁶ ऊपर और लिखना पड़ेगा, तो ये 1 2 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 × 2 10 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 100 ओम है। एक्सी कितना है? 100। तो इम्पिडेंस कितना है सर्किट का? सर्किट का इम्पिडेंस है एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी √60 का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस 100 है, 100 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आएगी? तो ये सॉल्व करने के बाद कुछ 116.6 ओम आएगा। ठीक है, ये इम्पिडेंस आएगा। यदि ये इम्पिडेंस है तो हमारे पास आई आर एम एस क्या होगा? आई आर एम एस इज वी आर एम एस बाई जेड के बराबर होगा, और वी आर एम एस आपको दे रखा है 220 डिवाइडेड बाई 116.6, तो ये जो वैल्यू है 220 डिवाइडेड बाई 116.6, ये कुछ 1.88 एम्पियर होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, दूसरी चीज तो दूसरी चीज पावर एवरेज। एवरेज पावर इज वी आर एम एस इंटू करंट आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई। ये ठीक है, तो वी आर एम एस कितना है? वी आर एम एस है 220, आई आर एम एस हम लोगों ने अभी अभी निकाला 1.88। कॉस फाई क्या होता है? तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर टू द नेट वोल्टेज, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं दिस इज आर बाई जेड। तो आर है हमारे पास 100 और जेड है 116.6, ये वैल्यू हमारे पास कुछ 354.71 वॉट आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट इज क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर क्या है? क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1/r √L/c। जहां कहीं पर भी क्वालिटी फैक्टर की कैलकुलेशन आती है तो आप सीधा 1/r √L/c वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो दिस इज 1/r यानी 1/100 √L, L इज 2/5 पाई, और जो C है वो 100/पाई, और 10⁻⁶ चला जाएगा ऊपर, पाई से पाई गया, ये 2 0 से ये 4 0, तो ये कितना आ जाएगा? ये 100 बाहर आ गया, तो 100/100 √2/5 आ जाएगा। तो क्यू फैक्टर इज √2/5 होगा। ठीक है, क्यू फैक्टर क्या होगा? √2/5।